नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 6 जुलाई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें आप लोग, ठीक है। और आपको बता दूं एक बात की दरअसल संडे को एक करंट अफेयर्स नहीं आता है, इसलिए आप लोग संडे को वेट मत किया करिए। बाकी 6 दिन जो है आपको डेली मॉर्निंग में 8 AM पे यानी कि सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी सीसेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड जो है संभवतः शायद रविवार को कर दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। और जो 3 आपराधिक कानून है उस पर भी वीडियो है, उसको भी आप लोग देखिएगा, क्या क्या उसमें प्रावधान है, क्या विवाद उस पर बना हुआ है, क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसको भी आप लोग देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दिया करिए, अन्य चीजों पर ना ध्यान दिया करिए। ये मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है। कौन कहां पर क्या करता है, कौन किसकी क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, क्या नहीं है, ये सब बातों पर ध्यान लगाने से दरअसल क्या होता है कि आप अपने समय का जाया करते हैं, ठीक है। ये समय आपका वेस्ट होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने चीजों पर फोकस करता है और जिसका ध्यान अपने पर केंद्रित होता है बजाय किसी अन्य चीजों के, वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें इस बात पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, किसने क्या जो है चीजें अचीव की हुई हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। कौन सफल है, कौन असफल है, कौन फेल है, कौन पास है, किसने क्या किया, किसने कौन सा एग्जाम क्रैक किया नहीं किया, इन सारी बातों से मुझे लगता है कि आपको इस पर फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आप एक सजग, एक अच्छे जो बुद्धिमान स्टूडेंट्स हैं तो आपके सामने जो चीजें दी जाती हैं क्या आपको वो समझ में आता है या नहीं आता है, इस पर आप फोकस करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है। इसलिए आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने पर समय लगाइए, बहुत ज्यादा दूर तक आप जाएंगे, आपको कामयाबी हमेशा मिलेगी। और कभी अपने लाइफ में फुल स्टॉप मत लगाइएगा, ठीक है। अपने एम को एक बात ध्यान रखिएगा। मैं यहां पर एक बात बता देता हूं क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत होते रहते हैं, दिमाग एक्स्ट्रा लगता रहता है, उससे हटा लीजिए, ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं उसको एक बार आप सब समझ लीजिए, ठीक है। आप इस बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है, आप ए हैं और आपका टारगेट क्या है, बी है। आपका टारगेट क्या है, बी है। ये आपकी क्या है, सक्सेस है। क्या है, आपकी सक्सेस है, ठीक है। ये आपकी क्या है, सफलता है, एक तरीके से आपका ड्रीम है, ठीक। यहां से इस जर्नी में आने पर यानी कि यहां पर आप क्या है, स्ट्रगल है, अभी आप यहां पर क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यहां पर आपको सफलता हासिल होनी है। इसके बीच में अगर क्या कहते हैं आपका दिमाग कहीं और रहेगा ना कि सामने वाला क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, वो किस एग्जाम में फेल हो गए, उनका रिजल्ट तो नेगेटिव चला आया, उन्होंने प्री किया, मेंस किया, नेगेटिव किया, सीसेट किया, नहीं किया, वो फेल हो गए थे। अगर इस पर आप फोकस करोगे तो आपको जाना यहां था, आप चले यहां जाओगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का मेरे। इसलिए अगर आपको फोकस होना है, आप अपने पर केंद्रित रहिए, ठीक है। आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि जो है क्या कहते हैं, जब लेंस लगाया जाता है किसी कागज पर, ठीक है, तो वो जलने लगता है धूप में। आपने एग्जांपल देखा जो है इसका देखा होगा फिजिक्स में बचपन में, ठीक है। उसमें क्या होता है, किरणें एक जगह पर पुंज पर लेंस पर आ जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं और फिर सीधे जो है कागज पर पड़ती हैं इकट्ठा होकर के। यानी कि सारी एनर्जी जो बिखरी हुई किरणें होती है, जो बिखरी एनर्जी होती है, लेंस इसको केंद्रित करता है और सीधे फिर कागज पर फोकस करता है, जलने लगता है कागज। यानी कि आपका दिमाग भी एक जगह पर केंद्रित होना चाहिए, आपका फोकस सिर्फ यहां पर होना चाहिए कि क्या आपका टारगेट आरओ पर है, पीसीएस पर है या नहीं है। नहीं है अगर, तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप कुछ भी किसी से पूछते रहिए, भटकते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर रियली में अगर आप एस्पिरेंट होंगे, अगर आप रियली में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको तनिक फर्क नहीं पड़ेगा आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, सामने वाला कौन एग्जाम फेल कर गया, कौन पास कर गया। इसलिए आप हमेशा अपने पर केंद्रित रहिए और यहां पर आप फोकस करिए कि आपको सफलता कैसे अर्जित करनी है। एक बात यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और कह दे रहा हूं, वो ये कि सक्सेस पर फुल स्टॉप यहीं पर नहीं लगा देना है आपको फुल स्टॉप अपने लाइफ में लगाना ही नहीं है। आप इस सफलता को अर्जित कर लीजिए, इसके बाद फिर कोई सफलता होगी उसको अचीव करिए, इसके बाद सफलता को अर्जित करिए। यानी कि हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए, ये कभी मान के मत चलिएगा कि अब बस यही सफलता आपकी लास्ट है। अगर आप आरओ का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो पीसीएस पर फोकस करिएगा, पीसीएस अगर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो यूपीएससी का सोचिएगा, और यूपीएससी भी अगर आप सफल हो जाते हैं तो यूपीएससी में जब आप
एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप या एज ए एसडीएम अपॉइंट होंगे तो वहां पर बेहतर कार्य करने का सोचिएगा, यानी कि अपने को हमेशा आगे बढ़ाने का सोचिएगा। ये मेरा आपसे एक छोटी सी विनती है। तो प्लीज आप लोग जो है अन्य चीजों पर फोकस ना करें, कौन कहां पर क्या करता है, पढ़ाई पर फोकस करें। मुझे लगता है ज्यादा चीजें बेहतर स्थिति में होंगी। सर्टिफिकेट वगैरह ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए किसी के पास, है ना, कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग आते हैं आज के जो है न्यूज पर। और उसके पहले हम लोग फटाफट कल का रिवीजन करते हैं कि दरअसल हम लोगों ने 5 जुलाई को कौन कौन से करंट अफेयर्स को किया था। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले क्या है कि हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था? अब फटाफट अपनी आंखों को बंद करिए, मैं क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं, आप अपने मन से उत्तर दीजिए कि हां कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसका आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फुटबॉलर हो जाएगा। दूसरा, नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों का अभ्यास है? यह भारत और मंगोलिया का है। तीसरा, हाल ही में लियोन मास्टर खिताब किसने जीता? विश्वनाथन आनंद ने, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य के जीका वायरस के कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर राज्यों में दरअसल परामर्श जारी जो है एडवाइजरी जारी की गई थी? तो दरअसल महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र की तरफ से जीका वायरस को लेकर के कुछ जो है चीजें सामने आई थी, रिपोर्ट्स आई थी, उसके आधार पर जो है केंद्र सरकार ने राज्यों में एडवाइजरी जारी की थी कि भाई देखो ऐसा है, जीका वायरस का प्रकोप जो है फैल सकता है, ऐसे में आप लोग जो है वहां पर अपनी चीजों को सही ढंग से करिए, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2024 में संपूर्णता अभियान की शुरुआत कब से की जा रही है? तो वो 4 जुलाई से। नेक्स्ट है, हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? ये मैंने बताया था आपको, तो डिक सूफ नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ मिलकर किस देश में पॉइंट ऑफ सेल में क्यूआर कोड आधारित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई भुगतान की सुविधा प्रदान की है? तो वो संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा सीबैक्स 2 क्या है? तो ये दरअसल क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक है जो कि काफी क्या है, घातक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब हम आते हैं आज के प्रश्नों पर। उसके पहले लास्ट डे हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको देना था, यानी कि बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, और कितने डिग्री झुकी है पृथ्वी अपने अक्ष पर? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो अगर वो अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसे गोल गोल राउंड करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन करते हैं। और अगर वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फिर परिक्रमण। ठीक है, जैसे आप लोग मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करते हो तो उसको परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, एक ही जगह पर घूमोगे आप अगर खड़े खड़े, दैट्स कॉल्ड घूर्णन। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका ए आंसर। चलिए अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? पहला प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है, इसका संबंध क्या है? यह प्रश्न आपके लिए जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि पहले तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन जो हैं उनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो दरअसल निर्माण पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा करेगी, इसके यहां पर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक मदद हेतु या किसानों की मदद हेतु, या फिर ऑप्शन नंबर सी गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए दरअसल आर्थिक सहायता दी जाएगी 1 लाख रुपए तक की। यानी कि अगर इस वर्ष आपने यूपीएससी की प्री की परीक्षा पास कर ली है तो आपको मेंस की तैयारी के लिए दरअसल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन किन किन अभ्यर्थियों को? अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, महिलाओं को और हैंडीकैप जो होंगे यानी कि जो दिव्यांग होंगे उनको दिया जाएगा बस। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको व्याख्या में। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा यानी कि यूपीपी जो आपकी आईएएस के एग्जाम होता है मेंस का, उसको पास कर चुके छात्रों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किनको दी जाएगी? जिनकी वार्षिक आय दरअसल 8 लाख रुपए से तक की कम है, और या छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST, ट्रांसजेंडर, सॉरी यहां पर ट्रांसजेंडर होगा, ट्रांसजेंडर और महिला अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर और महिला अभ्यर्थियों के लिए यह जो है
फेलोशिप है। बाकी डिटेलिंग इसको एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको दरअसल बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है 3 जुलाई को क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। आपको पता होगा कि जो प्लास्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही हार्मफुल होती हैं। ठीक है, पॉलिथीन आप लोग देखते होंगे वो भी बहुत हार्मफुल होता है, और ये दरअसल कभी डिग्रेड नहीं होते हैं, है ना, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसलिए बहुत हानिकारक होते हैं और इससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे तो ये आपकी जो पॉलिथीन होती है वो क्या काम करती है, इससे ग्राउंड वाटर लेवल जो है क्या होता है, डाउन हो जाता है। अगर ये अर्थ सरफेस है आपकी, अर्थ सरफेस पर अगर प्लास्टिक का पोर्शन है कोई या पॉलिथीन वगैरह कुछ है, तो क्या होगा कि ये जब दरअसल क्या होती है, इसमें से वाटर जो है इसमें से रिश्ता नहीं, नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि क्या होती हैं ये जो है पारगम्य प्रकार की नहीं होती, यानी कि इसमें से जल रिश्ता नहीं है। ठीक है, जल को रोक लेता है ऊपर ही, और ये जो है क्या कहते हैं, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट होती है उसको डाउन कर देती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं मिट्टी को प्रदूषित भी करती है अपने आप में, और जलाने पर इससे बहुत ज्यादा जहरीली गैसें भी निकलती हैं। तो जला देंगे तब भी नुकसान है, जमीन में पड़ा रहेगा तब भी नुकसान है, और कई लाख वर्ष तक दरअसल ये डिग्रेड नहीं होती हैं, इसलिए प्लास्टिक जो है बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, ब्लैक वाली जो पॉलिथीन होती है वो बहुत हार्मफुल होती है। कोशिश करिए आप लोग कि जब भी सब्जी लाने जाइए, सामान कोई लाने जाइए, तो कपड़ा का जो झोला होता है उसको बनवाइए, हाथ में थैला बनवाइए, उसके लेके जाइए, शर्म मत करिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, धरा के लिए जरूरी है, प्रकृति के लिए जरूरी है। पॉलिथीन का कम से कम इस्तेमाल करें। दुकानदार के पास जाएं, अगर 1-2 सामान अगर आपको देता है, पॉलिथीन आपको देता है, तो आप सीधे मना कर दीजिए कि भैया हम इसे हाथ में ले लेंगे। और अगर हाथ में आपके पास अगर झोला है तो कोई दिक्कत ही नहीं, समस्या ही नहीं है। ठीक है, हाथ में छोटा सा पॉलिथीन रख दीजिए, या पेपर का वो रखिए, क्या कहते हैं, थैला रखिए अपने आप में। तो ये चीजें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण को इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो दरअसल अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि प्लास्टिक बैग के जो हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। प्लास्टिक बैग को बंद करने वाला दुनिया का जो सबसे पहला देश है वो कौन सा है, वो है आपका न्यूजीलैंड। प्रश्न आपके यहां से पूछ सकता है कि बताइए दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने प्लास्टिक बैग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। भारत में भी ऐसी योजनाएं चलाई जाती रही हैं प्लास्टिक को बैन करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा कि हम पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है हम मूर्ख हैं। कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा समझदार गांव का व्यक्ति होता है। गांव में अगर आप जाओगे तो पॉलिथीन की जगह पर उनके पास हाथ में झोला जरूर होगा, सामान है ना, हाथ में कैरियर पे उसके पीछे जो है झोला जरूर बंधा रहेगा या हाथ में लिए रहेगा। ठीक है, हालांकि अब तो धीरे धीरे करके जो है चलन गांव में भी हो गया, लेकिन फिर भी शहरों के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं गांव के लोग ज्यादा सजग होते हैं इन सब मामलों को लेकर के। ठीक है, तो शर्म को छोड़िए, हाथ में जो है क्या कहते हैं, जो कागज होते हैं उनके थैले के इस्तेमाल करिए, या फिर जो है आप लोग जो कपड़े होते हैं उनके झोले जो है बनवा सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पहला जो बायोप्लास्टिक पार्क है वो दरअसल लखीमपुर खीरी में जो है प्रस्तावित है, बन रहा है। ये भी आपको दरअसल यूपी वाले में पता होना चाहिए, यूपी वाले न्यूज में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन को सफल बनाने हेतु किसके द्वारा भारत को $1.5 बिलियन ऋण देने की घोषणा की गई है। यानी कि जो भारत का जो हरित जो हाइड्रोजन मिशन है, और हरित हाइड्रोजन मिशन दरअसल आपके मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुख्य परीक्षा के लिए। ये दरअसल एनवायरमेंट का सेक्शन है, यानी कि जीएस पेपर 3rd में जाएगा आपके एनवायरमेंट वाले सेक्शन में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पर एक जो है आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, इसको रेडी कर लीजिएगा। ये आपका क्या है, टास्क पहला है। क्या है, टास्क फर्स्ट। टास्क फर्स्ट में क्या कि ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है, क्या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको आपको क्या करना है, रेडी करना है। टास्क आपका पहला है आज का। मैं जो टास्क देता हूं उसको आप लोग प्लीज जरूर किया करिए। जरूरी नहीं कि आप कमेंट करके टाइप करें, इसको आप घर पे करिए, लेकिन करिए। मैंने कई बार बोला है कि मेरे साथ आप चीजों को करते चलिए, जो टास्क दिया करूं, जो कहा करूं, उसको पढ़ लीजिएगा, उसको करते चलिए। 15-20 दिन बाद आप अपनी स्थिति में खास तरीके का जो है अपने भीतर जो है एनर्जी आप पाएंगे कि आप
बहुत आगे आप निकल रहे हो। जब PYQs को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा यार प्रश्न तो मेरे बहुत ज्यादा बन रहे हैं सिर्फ करंट के बिहाफ पे, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन बाकी चीजें भी मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो हरित हाइड्रोजन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, हरित हाइड्रोजन मिशन। ओके, तो अब आपको बताना है कि दरअसल जो भारत का हरित हाइड्रोजन मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए किस संस्था ने भारत को 1.5 बिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विश्व बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, WTO के द्वारा या फिर WHO के द्वारा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा भारत को दरअसल यह ऋण देने की घोषणा की गई है। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन को सफल बनाने हेतु विश्व बैंक द्वारा भारत को 1.5 बिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की गई है। हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दरअसल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2022 को दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके उद्देश्य कौन कौन से हैं आइए हम इसको देखते हैं, यानी कि इसका मोटो क्या क्या है। देखिए, वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करना, यह भारत का लक्ष्य है। आपसे यह प्रश्न भी यहां पर पूछ सकता है कि लक्ष्य क्या है इसका, ठीक है। इसके अलावा प्रति वर्ष यानी कि पर ईयर 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना, यह भी क्या है, हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों में से एक है। और सरकार 2070 तक जो है नेट जीरो का इसका लक्ष्य है। यह प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, इसको आप याद रखिएगा। वेरी वेरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो तीनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। प्रश्न यहां से बनेगा, डैम श्योर है, गारंटी मेरी है, ठीक है। ना है तो एक अलग बात है, नहीं तो RO और पीसीएस में से एक प्रश्न जो है इन 3 फैक्ट में से पूछेगा, पक्का है। चलिए नेक्स्ट है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता वैश्विक सम्मेलन का आयोजन दरअसल कहां पर हो रहा है कि प्लास्टिक को रिसाइकलिंग किया जाए, इस प्रकार के सम्मेलन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, अभी मैंने आपको प्लास्टिक के हार्मफुल जो इंपैक्ट होते हैं वो मैंने आपको बताया, और इसलिए प्लास्टिक को फेंकने की बजाय उसका अगर हम रिसाइकलिंग करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें शायद जो है कंट्रोल में आ जाएं। क्योंकि रिसाइकलिंग नहीं करोगे तो आपने एक बार प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल किया, उसको आपने फेंक दिया, तो वो एक तरीके से क्या होगा, ढेर बनता चला जाएगा पृथ्वी पर। लेकिन अगर आप उसको रिसाइकिल कर लेंगे तो एक बार बनी हुई चीज कई बार जो है उसका इस्तेमाल होता रहेगा, तो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएं। तो रिसाइकलिंग प्लास्टिक का करना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर प्रगति मैदान स्थित, यानी कि प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत हुई है, यानी कि नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, किसके लिए, प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में क्या किया था, 2016 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम पेश किया था। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए नियम कब पारित किया गया था, तो 2016 में। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत का प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि भारत में जो ये इंडस्ट्री है प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की, ये अपने आप में तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये समय की मांग भी है और हमारा लक्ष्य भी है 2070 में नेट जीरो कार्बन का, ठीक है। तो और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहें, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सफल बनाएं, प्लास्टिक को रिसाइकिल करें, और जो है आप लोग इस समय देख पा रहे होंगे, चाहे वो सोलर पैनल लगाने वाली बात हो, या हाइड्रोजन मिशन की बात हो, या प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात हो, या बाकी चीजों की बात हो, हम काफी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो है इस पर कंट्रोल कर पाएं, ठीक है। नहीं तो फिर समस्याएं बहुत होंगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा, फिर वही स्थिति आएगी, ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन आदि आदि, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, जरूरी है, और ये भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है दरअसल, ठीक है। तो भारत का प्लास्टिक रिसाइकलिंग जो उद्योग है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा और इसके 2033 तक 6.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की क्या है, उम्मीद है अपने आप में, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 मनाया जा रहा है, कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, सहकारिता दिवस वाला। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई या डी 11 जुलाई।
इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दरअसल सी, यानी कि 6 जुलाई को वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि जो ये अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस होता है वो दरअसल जुलाई के प्रथम शनिवार को, क्या मैंने बोला, ये जो मनाया जाता है ये जुलाई का जो, यानी कि जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट संडे होता है, ठीक है, सॉरी सैटरडे जो होता है, यानी कि जो शनिवार होता है उसको मनाया जाता है। तो जुलाई का जो प्रथम सप्ताह है उसमें जो शनिवार पड़ रहा है वो कब पड़ रहा है, वो 6 जुलाई को पड़ रहा है। तो 6 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 कब मनाया जा रहा है, 6 जुलाई को मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 के उपलक्ष्य में क्या कर रहा है, गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, गुजरात के गांधीनगर में ये हो रहा है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि सहकार से समृद्धि सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है, तो गुजरात के दरअसल कहां पर, गांधीनगर में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में हम लोग कुछ एक पॉइंट देख लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस दुनिया भर में सहकारी आंदोलनों का क्या करता है, वार्षिक उत्सव है ये। और वर्ष 1923 से यानी कि 1923 से अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसीए बोलते हैं, तो इसके द्वारा यानी कि आईसीए द्वारा क्या हो रहा है, जुलाई महीने के पहले शनिवार को यह मनाया जाता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जा रहा है, 6 जुलाई को मनाया जा रहा है, ठीक है। और इत्तेफाक से जो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का तीसरा स्थापना दिवस है, ठीक है, यानी कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया था। तो इस वर्ष 2024 में 6 जुलाई को ही दरअसल केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का क्या है, ये जो है तीसरा स्थापना वर्ष भी है, इसलिए भी ये इस बार न्यूज में इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि 102वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम की अगर बात करते हैं, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सहकारिता। तो थीम क्या है, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, ठीक है। नोट एक फैक्ट यहां पर और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दरअसल वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। ये फैक्ट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। किस वर्ष को, 2025 को, क्या अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष क्या है, तो इसका तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, पल्मायरा हो जाएगा। पाम जो वृक्ष होता है, पाम ताड़ जो होता है उसका क्या कहते हैं, सॉरी जो पाम वृक्ष होता है उसकी क्या है, एक स्पीसीज है, ठीक है। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। तो तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष क्या है, पल्मायरा है, याद रखिएगा। चर्चा में क्यों है, क्योंकि चर्चा में इसलिए है क्योंकि ओडिशा सरकार ने आकाशीय बिजली से बचने हेतु पाम वृक्ष को लगाने की घोषणा की है, ठीक है। और पाम वृक्ष की खास बात क्या होती है, खास बात यह होती है कि आकाशीय बिजली गिरने पर दरअसल ये क्या करते हैं, नेचुरल कंडक्टर का काम करती है, इसलिए क्या होता है कि नुकसान फिर नहीं होता है। पाम वृक्ष लगाने पर क्या होता है, इससे आकाशीय बिजली से काफी हद तक बचाव जो है किया जा सकता है, इसीलिए उड़ीसा सरकार ने पाम वृक्षों को लगाने का अभियान जो है अभी शुरू किया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का, एक हटाइए, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 17वां सत्र कहां पर आयोजित हो रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रुसेल्स में या न्यूयॉर्क में या सी बीजिंग में या डी दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि न्यूयॉर्क में दरअसल ये सम्मेलन क्या हो रहा है, आयोजित हो रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का, इसको हटा दीजिएगा, का 17वां सत्र, अब सत्र कौन सा है, 17वां है का सत्र, 17वां सत्र न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 13 दिसंबर 2006 को इसे अपनाया गया और दरअसल ये पूरी तरीके से वर्ष 2008 में इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। और भारत सहित 164 जो है इसके क्या हैं,
सदस्य देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, एससीओ यानी कि जिसको हम लोग संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, इसका 10वां सदस्य कौन बना है ये आपको बताना है। तो इसका 10वां सदस्य बना है ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए फटाफट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल एससीओ का जो 10वां सदस्य है वो बना है बेलारूस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब एससीओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसके पहले कितनी थी, 9, और 9वां कौन सदस्य देश था, ईरान वर्ष 2023 में बना था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। एससीओ का 10वां पूर्णकालिक सदस्य क्या है, बेलारूस बन गया है, और एससीओ की 24वीं बैठक कहां पर हो रही है, कजाकिस्तान के अस्ताना में हो रही है, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, यहां पर संपन्न हुई है। इसका आयोजन 3 से 4 जुलाई के मध्य में हुआ, ठीक, याद रखिएगा। एससीओ द्वारा 2024-25 हेतु तो इसकी सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में चीन के किंगदाओ शहर को दरअसल चुना गया है, और उसके पहले किसको चुना गया था, वाराणसी को चुना गया था, ठीक है। तो इस वर्ष किसको चुना गया है 2024-25 के लिए, चीन के किंगदाओ शहर को दरअसल एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया। प्रतिवर्ष इसको चुना जाता है अलग अलग सदस्य देशों के शहरों को, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं हम लोग संघाई सहयोग संगठन के बारे में जरा देखते हैं। तो दरअसल यह क्या है, अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, एससीओ की वर्ष 2001 में हुई थी। संघाई 5 के नाम से पहले इसको जाना जाता था, यानी कि 5 कंट्रीज इसमें थी, कौन कौन सी, तो संघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ने मिलकर वर्ष 1996 में इसको किया था, याद रखिएगा। और वर्ष 2001 में इसे संघाई सहयोग संगठन के रूप में जाना जाने लगा, याद रखिएगा। इसके अलावा एससीओ के सदस्य देशों की बात करते हैं तो अब कितने सदस्य देश हो गए, इसके 10 हो गए हैं, यानी कि जो है कौन कौन से हो गए हैं, तो ये हो गए हैं आपके चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ठीक, याद रखिएगा। बेलारूसी अभी क्या है, 10वां देश इसका बना है परमानेंट का। अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान ने एससीओ की सदस्यता ली थी, यानी कि पिछले वर्ष। इसके अलावा वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमने आपको ये सब फैक्ट ऑलरेडी पहले कराया हुआ है, ये हमारा रिवीजन हो रहा था, ओके। तो ये हो गए आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम आते हैं आज के जो है क्वेश्चन पर, यानी कि आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर दरअसल आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना होता है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है, तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2024, 2025, 2026, 2027 बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर आप जरूर देंगे, और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, याद रख लीजिएगा। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर। उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और कि प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, मुझे पता है, उम्मीद करता हूं कि ये संख्या ज्यादा बढ़ेगी। एक छोटा सा लाइक भी आप लोग प्लीज कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और मैं कुछ और नया, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ठीक है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर दरअसल आपको लिखना होता है अपने घर पे। ये सारे प्रश्न भाई जी लोग नोट कर लेना कॉपी में। अगर एग्जाम में प्रश्न अगर मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्नों में से नहीं आएगा तो आप मुझसे मिलिएगा, गारंटी मैं ले रहा हूं, बशर्ते आप उसको करते जाइएगा, ठीक है, ठीक ढंग से। सारे प्रश्नों को नोट करिए, और एक एक प्रश्न एक दिन में अगर आप क्या एक प्रश्न भी क्या नहीं लिख पाएंगे, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, लिखने की कोशिश करिएगा। प्रश्न आपके सामने क्या है कि मॉब लिंचिंग क्या है, और हालिया कानूनों के संदर्भ में समालोचनात्मक टिप्पणी इस पर आपको करनी है मॉब लिंचिंग के ऊपर, क्योंकि मॉब लिंचिंग पर नया कानून बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें जो दोषी लिप्त जो लोग होंगे, यानी कि अगर जो है 5 लोगों से अधिक लोगों ने, अगर किसी भीड़ तंत्र जो होता है, अगर कोई वहां पर उसको मार दिया जाता है तो उसके बिहाफ पर दोषी पाए गए व्यक्तियों पर जो है क्या होगा, इस पे दोषी पाए गए व्यक्तियों पर जो है सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उम्र कैद से लेकर के फांसी की सजा तक का इसमें प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो इसलिए विवाद वाले स्थिति में भी मॉब लिंचिंग दरअसल विवाद में भी अभी है, और जो है आपके एग्जाम में यहां पर प्रश्न भी आ सकता है कि जो हालिया कानून जो है इसमें क्या कुछ इसका
पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होगा। जब आपसे समालोचनात्मक टिप्पणी पूछे तब आपको यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है और बाद में आपको कंक्लूजन को डन कर देना है कि दरअसल इसमें वास्तविकता में इसमें क्या होना सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिएगा, कोई समस्या होगी तो आप लोग बताइएगा। ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। मिलेंगे कल क्या, कल तो दरअसल आपका क्या रहेगा, संडे रहेगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। इसी के साथ जो है मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी अन्य चीज पर फोकस मत करिए, अपने पर केंद्रित रहिए, अपने पर फोकस रहिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।